अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। मेरी आवाज आ रही वालेकुम है अस्सलाम। तो इसका मतलब है आवाज आ रही है। गुड यार शाज़िब भाई, सही है। ओके जी, लेट्स हैव अटेंडेंस। जी हनान, आपकी आवाज नहीं आई बेटा, दोबारा पूछो। सर हनान दोबारा पूछो, आवाज नहीं आई बेटा। कुछ नहीं तो आप मुझे ना प्राइवेट चैट पे लिख दो, मेरे को बात है, मेरे पास स्पीकर का इशू है। अच्छा जी, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह आप लोगों का क्विज 2 है, तो आप लोगों ने जबरदस्त किस्म की तैयारी करनी है, ठीक है। तो उसका टॉपिक आपको पता है कि मॉडल इवैल्यूएशन और CNN में से क्वेश्चन आएंगे। तो वही LMS में जैसे पहले आपने क्विज दिया था ना, उसी तरह LMS में ही आपका क्विज है। सर MCQ बेस्ड जो था। जी बेटा, MCQ शॉर्ट क्वेश्चन, थोड़े से मैथ के क्वेश्चन भी हो सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपसे कह सकता हूँ कि किसी चीज़ की प्रिसीजन कैलकुलेट करें या रिकॉल कैलकुलेट करें, या कोई CNN जो है उसका फीचर मैप निकालें, समथिंग लाइक दैट। इस किस्म की जो चीज़ें हैं वो मिल मिला के होंगी शॉर्ट क्वेश्चन और एंड MCQ, ठीक है। ओके सर। और दूसरा, आप लोगों के लिए मैंने असाइनमेंट 2 जो है वो चेंज कर दिया, क्योंकि SVHN तो फिर हमने क्लास में कर लिया था, तो वो एज अ असाइनमेंट देने का कुछ मुझे खास फायदा नजर नहीं आया। तो असाइनमेंट 2 जो है वो आपकी चेंज है, वो आपने LMS पे देख ली है सबने? यस सर। जी ठीक है, चलें, गुड, जबरदस्त। बस आपने ना वो PDF ध्यान से पढ़ लेनी है, और उस पे जो है ना 2 से 3 पेजर एक है, और उसका ना देखें लिखना खुद है आपने, क्योंकि मैं उसका ना वो सिमिलैरिटी इंडेक्स चेक करूंगा। जितना ज्यादा एक्सक्यूज सिमिलैरिटी मी सर, इंडेक्स होगा उतने मार्क्स कम हो जाएंगे। जी अहमद भाई। एक्सक्यूज मी सर, जी बेटे पूछे अहमद भाई। सर अटेंडेंस होगी? अटेंडेंस से पहले ही हमने डिस्कशन स्टार्ट कर दी थी, अभी अटेंडेंस लगानी है। सर उसकी प्रपोजल की सबमिशन डेट क्या है? बेटे उसकी है मंडे 11:55 से पहले रात में। अच्छा सर, वो प्रपोजल नहीं, ग्रुप वो में कितने, कंप्लीट ही है, उसमें प्रपोजल वगैरह का चक्कर कोई नहीं है। बस सर वो ग्रुप में आपने कितने बच्चे? 2 से ज्यादा नहीं हो सकते। सर एक दफा दोबारा बताएं किस प्रपोजल की बात हो रही है। देखिए LMS पे ना मैंने असाइनमेंट 2 अपलोड की है, ठीक है। असाइनमेंट 2 में आपने करना ये है कि आपने कैगल पे जाके उधर से कोई एक डेटा सेट और उसका कर्नल जो है ना वो देखना है। उस कर्नल को आपने इम्प्लीमेंट करना है कोलैब में, और उसका कोड अंडरस्टैंड करना है। प्रॉब्लम डीप लर्निंग का होना चाहिए, ये जरूरी है उसके लिए, ठीक है। और उसके बाद आपने ना उस प्रॉब्लम और डाटा सेट के ऊपर 2 से 3 पेजेस की एक रिपोर्ट लिखनी है। वो रिपोर्ट में क्या क्या हेडिंग्स होनी चाहिए, वो हेडिंग्स भी PDF में दी हुई, ठीक है। जी सर। तो वो मैं दो पहले ही लोग एक जो प्रॉब्लम पे है। काम कर रहा हूँ, क्या वो सबमिट करवा सकते हैं? जी फरमान बेटा, दोबारा सर पूछिए तो। मैं कह रहा था सर, मैं पहले से एक प्रॉब्लम पे काम कर रहा हूँ, क्या वो सबमिट करा सकता हूँ? क्या उसमें डीप लर्निंग यूज हो रही है? जी सर, योलो 3 लाइट नहीं नहीं यूज नहीं हो नहीं रहा नहीं है। नहीं नहीं नहीं, योलो नहीं हमने यूज करना। वजह यह है कि योलो ब्लैक बॉक्स है, हम चाहते हैं आप स्क्रैच से मॉडल पे, इसलिए तो मैंने सर कर्नल जो है ना वो दिया है। जी सर एक्चुअली जो आपने लिखा था वो सारा कुछ एक्सप्लोर किया, हमने सेलेक्ट किया, मैं और शज़ेब भाई ने मल्टीपल जबरदस्त। क्लासिफिकेशन का किया है, व्हीकल डिटेक्शन। छावे आप करें, बड़ा अच्छा प्रॉब्लम। ओके सर। सर 3 लोग कर सकते हैं क्या? नहीं शज़ेब भाई, 3 लोग नहीं कर सकते, 2 लोग सर कर एक और ऐड करते हैं सर। सकते हैं। वो क्यों, रीजन बताए। अच्छा सर, हम पेटी भाई हैं 3 लोग। यार
फिर आप लोगों का काम जो है ना वो 3 लोगों को जस्टिफाई करते होना चाहिए, आपके मार्क्स पे असर पड़ेगा इसका, ये मैं पहले बता क्यों सोच में पड़ गए यार आप तो? अच्छा सर, जी कहिए। सर फिर आपने, यानी कि ये लास्ट हमारी असाइनमेंट है? हाँ जी, ये लास्ट असाइनमेंट है आप, और इसके मार्क्स जो है ना वो वाइवे पे लगेंगे। तो ठीक है वाइवा सर। जो है वो आपका मैं और टीए कंडक्ट करेंगे, तो सर मार्क्स जो है फाइनल ना से वो पहले ऊपर से। सबमिट करवाना होगा ये? ये नेक्स्ट मंडे को इसकी सबमिशन है, लंबा तो टाइम है फाइनल? नहीं। हाँ हाँ, फाइनल एक ही है, इसमें प्रपोजल कोई नहीं है यार। 3 सफ़े की रिपोर्ट में कितना टाइम लगेगा है, बस खुदा के लिए यार, तुम लाइक आदमी हो, 3 सफ़े लिखने में तुम्हें एक पूरा क्या वीक चाहिए दोस्त? सर सिर्फ रिपोर्ट सबमिट करानी है? दैट्स इट, हाँ जी, कोई प्रपोजल नहीं, कोई रिसर्च पेपर नहीं, नथिंग। कोड नहीं सबमिट सिर्फ, होना ना सर, जो हम इस पे काम करेंगे? हाँ, सिर्फ रिपोर्ट सबमिट करानी है। रिपोर्ट में क्या लिखना है वो भी मैंने पीडीएफ में डाला हुआ डन हो गया सर, फिर तो आसान है। है। हाँ, सीरियसली आसान है, सिर्फ आसान बहुत नहीं आसान है। सर। क्या, तो देखे मैंने आपको तंग थोड़ा ही करना था। अब आप लोगों को चाहिए कि मुझे बहुत अच्छी रेटिंग दें फीडबैक के। भाई इंशाल्लाह सर सर। जो हमने डेटा सेट सिलेक्ट इंशाल्लाह किया है सर। वो आपको मेल करके कंफर्म कर सकते हैं कि सही है या नहीं? मुइज, बस मुझे ना डाटा सेट बता दें बेटा। कैगल का फायदा ये है कि मुझे आप जो डाटा सेट बताएंगे वो मैं कैगल पे जाकर खुद ही चेक कर दूँ, वो तो मसला ही नहीं है। ओके सर, मैं कह था आपको एक दफा मेल करके कंफर्म कर आप, हाँ, आपको आप लिंक। मुझे ना लिंक भेज दें बस। देखिए, प्रॉब्लम डीप लर्निंग के थ्रू सॉल्व होना चाहिए, चाहे वो सीक्वेंस का है, चाहे वो इमेजेस का है, वो कोई भी प्रॉब्लम है। क्लासिफिकेशन का प्रॉब्लम हो, क्योंकि मैंने आपको क्लासिफिकेशन पढ़ाई है, लेकिन आज मेरा दिल है कि थोड़ा सा आपको रिग्रेशन का भी एक तेजी से ओवरव्यू दे दूंगा, समझाऊंगा बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन आपको ताकि पता हो कि डीप न्यूरल नेटवर्क जो है ना रिग्रेशन प्रॉब्लम्स के लिए भी सॉल्व हो सकते हैं। तो आज हम उसको भी देख लेंगे। तो बस डीप लर्निंग का हो, आपने उस पे 2 से 3 पेजेस लिखने हैं, और हेडिंग्स क्या क्या लिखनी है वो मैंने ऑलरेडी दी हुई है। लिखना खुद है अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक, सर, क्योंकि सिमिलैरिटी मैंने चेक करनी है। ठीक है, ये सर आपने यानी कि एहतियात 14 करनी है। 14 को सबमिशन करवानी है हमने, जी या बेटा, उसके? एग्जैक्टली। ओके सर। 14 को रात 11:55 से पहले तक। ठीक है, गुड जी। अब कुछ बच्चों के क्वेश्चंस हैं। सर ओवर फिटिंग के बारे में। ओवरफिटिंग के बारे में भी आज बात करनी है। आज क्या क्या बात करेंगे, 11:15 तो हो गए। ठीक है, ओवरफिटिंग का ब्रीफ सा ओवरव्यू मैं दे दूंगा आपको। और अच्छा, या ओवरफिटिंग के बारे में बात कर सकते हैं या रिग्रेशन के बारे में बात कर सकते हैं, आप बताएं किस पे बात करें। सर डिपेंड आप पे ही करता है। दोनों पे, मुझे तो आप देखिए मेन्यू में दोनों आइटम्स हैं, जो आप ऑर्डर करेंगे वो आपको मिल जाएगा। सर इतनी ऑफर फाइनल में करवा दीजिएगा ना। हाँ फाइनल, अच्छा यार, फाइनल आपके ऑन कैंपस होंगे, विच इज अ वेरी गुड न्यूज फॉर यू, क्योंकि ऑन कैंपस फाइनल पे मेरी बहुत ज्यादा सिर्फ जुबानी कलामी नहीं, आपको अमली सपोर्ट भी नजर आए। ठीक है, अब इससे ज्यादा मैं क्या करूं। तो आपने फाइनल जो है ऑन कैंपस देने हैं, और आपने अपनी अच्छी तैयारी करनी है। पेपर आसान होगा, अनसीन कुछ नहीं होगा। यही जो आपको क्विजेस में आपको मैं चीजें दिखाता आ रहा हूँ ना, इसी किस्म की चीजें होंगी। और खास तौर पे जो है ना, मेरी शफकत जो है ना वो भी आपके साथ हो, क्योंकि शफकत महमूद ने तो आपको दगा दे दिया है। ओके गुड। मेरा ख्याल है अब हम पहले अटेंडेंस कर लें, उसके बाद हम पढ़ाई शुरू करें, वरना तो हम गपशप ही लगाते रहेंगे। अच्छा, आज सीएनएन का आखिरी लेक्चर है, तो सीएनएन से रिलेटेड जो जो क्वेश्चन है ना बेटा, आज आपने पूछ लेने हैं। नेक्स्ट हमारे पास मेरे ख्याल 2 लेक्चर रह गए हैं, इसलिए मैं रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क नहीं पढ़ाऊंगा, मैं आपको ऑटो इनकोडर्स जो है ना वो करा दूंगा, क्योंकि वो 1 वीक के अंदर कंप्लीट हो जाएंगे। आरएनएन के लिए ना 2.5 से 3 वीक चाहिए होते हैं, तो वो अगर हम स्टार्ट करेंगे ना तो वो कंप्लीट भी नहीं होंगे, और इस तरह के आधे रह जाएंगे कि वो आपको कुछ समझ नहीं आएगी। तो बेहतर ये है कि हम ऑटो इनकोडर्स कर लें,
ताकि आपको आइडिया हो कि ये वाला डीप न्यूरल नेटवर्क जो है ना वो किस किस काम आता है और हम कैसे यूज करते हैं। तो नेक्स्ट ट्यूसडे को हम इंशाल्लाह ऑटो डिकोडर जो है वो ये 2 लेक्चर्स कंप्लीट करेंगे और उसके बाद मेरा ख्याल है कि फिर आपका जो है वो सेमेस्टर जो है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है जी, ओके, लेट्स हैव अटेंडेंस फर्स्ट। जस्ट अ सेकंड। अब्दुल हन्नान जी, ठीक है हन्नान। अब्दुल मुक्सिद, अब्दुल रहमान, अहमद अली, अहमद रजा जी, ठीक है अहमद, अमीर हमजा, अनम भट्ट जी, ठीक है बच्चे, अरबाज महमूद जी, ठीक है सिद्धू साहब, बिलाल नासिर जी, ठीक है बिलाल, बिलाल यूसुफ, बिलाल यूसुफ है, दुआ अजहर जी, ठीक है बेटा, ईमान फातिमा ठीक है बेटा, फरमान साहब से तो हमारी बात हुई थी, फतूमा इकबाल, फरमान साहब अटेंडेंस होगी आप, फतूमा इकबाल जी, ठीक है बेटा, बिलाल यूसुफ, बिलाल होगी आपकी अटेंडेंस में, बिलाल यूसुफ की अटेंडेंस होगी, काइंडली हैंड डाउन कर लो। हाजरा अनीस ठीक है हाजरा, हमजा सईद ठीक है हमजा, हारून आमिर हसन मुजतबा ठीक है हसन, मोइस सलीम ठीक है मोइस, अब्दुल्ला कामरान जी, ठीक है अब्दुल्ला, मोहम्मद अहमद जी, ठीक है अहमद, आकिब सलीम फैजान अमीन जी, आपकी टोटल करने जी आकिब, और फैजान भाई आपकी भी करना होगी, सलाहुद्दीन जी, ठीक है सलाहुद्दीन में तो आपकी भी करना होगी, उमर महबूब जी, उमर भाई आपकी करना होगी, उसामा तारिक जी, उसामा भाई करना होगी, साद शिराजी, सैफ अली, सलमान भट्ट प्रेजेंट सर। जी, ठीक है सलमान भट्ट, समीर वाहिद सना हमीद ठीक है बेटा, सरफराज खिदार ठीक है सरफराज, शाजीन अहमद ठीक है बेटा, शांति अंजुम और साथ आपकी अटेंडेंस होगी बेटा, शाहजेब सरवर प्रेजेंट सर। जी, ठीक है शाहजेब सर, शिराज अली प्रेजेंट सर। ठीक है शिराज अली, सैयद नकी हैदर ठीक है नकी भाई, तलहा फारूक ठीक है तलहा, शान इश्तियाक
है ज़ीशान, ज़ीशान तलहा अपलोड करने से, ज़ीशान रियासत, जी ठीक है ज़ीशान रियासत बेटा आपकी भी करने से, जुबैर मोहम्मद, present sir. जी ठीक है जुबैर भाई। अच्छा जी सरफराज, सरफराज साहब आपकी अटेंडेंस होगी है बेटा, अगर कोई क्वेश्चन है आपका तो पूछ ले प्लीज। सर काइंडली चैट में रिस्पॉन्ड कर दे। अच्छा बेटा सर हमारे मिड चेक हो गए। जी हाफ हो गए हैं। जी बेटे आप बना सकती हैं फतीमा। ओके सर। जी बेटा तकरीबन हाफ से ज्यादा चेक हो गए। बाकी इन प्रोसेस है, बहुत जल्द आपको रिस्पॉन्स दिया जाएगा। इस वक्त मुझे शाजेब के और अहमद रजा के नंबर पता है और वो बहुत अच्छे नंबर है। गुड जॉब बॉयज, तुम लोग छा गए। क्या सर? मैंने कहा कि इस वक्त मुझे अहमद रजा और शाजेब के मिड के नंबर पता है और सर फिर मैंने अटेंडेंस हो गई है। आपकी अटेंडेंस होगी, फिर मैंने आपकी तारीफ की थी कि यार आप लोगों ने कमाल कर दिया, गुड जॉब। सर एलएमएस पे आपका लिंक ही नहीं मिलता कि इतनी बार मैंने यानी कि वहाँ पे ढूंढने की कोशिश करता हूँ, पिछला लिंक मिल यार रहा था, करंट लिंक नहीं मिल रहा था। मैं ना असल में अहमद अली भाई मैं ना एलएमएस पे लिंक नहीं डालता, ये सेम लिंक है जो हम हमेशा से शेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने आपने मेल अगर देखी हो तो मैंने हर मेल में लिखा होता है कि ट्यूसडे वाला लिंक ट्यूसडे को रीयूज होगा, फ्राइडे वाला लिंक फ्राइडे को रीयूज होगा। तो इट डजेंट मैटर के लिंक मिले ना मिले, आपने ये दो मीटिंग आईडी सेव करनी है और फ्राइडे वाली के फ्राइडे पे आ जाना है, ट्यूसडे वाली ट्यूसडे पे आ जाना है। बार बार मैं मीटिंग आईडी बनाता नहीं क्योंकि वो आपके लिए भी कंफ्यूजिंग होता है और मेरे लिए भी कंफ्यूजिंग होता है। बाकी सब बच्चों को ये बात पता है, तो आप मेरे ओके से सर, पूछ लेते थे तो मैं आपको ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है अहमद भाई, अब मैं आपको म्यूट कर दूं। ओके जी, लेट्स स्टार्ट टुडेज डिस्कशन। लास्ट टाइम हम ट्रांसफर लर्निंग पे बात कर रहे थे। हमने देखा था कि ट्रांसफर लर्निंग दो तरह से हो सकती है, एक बुल्लट तरीका तो है, एक तरह तो बुल्लट कहाँ का ओए, फिलहाल माइक तुम्हारा ऑन है, उसके साथ बुल्लट को बुला रहे हैं यार, ये तो अच्छी बात है। ओके जी, लेट्स स्टार्ट टुडेज डिस्कशन। लास्ट टाइम हम ट्रांसफर लर्निंग पे बात कर रहे थे और ट्रांसफर लर्निंग में हमने देखा था कि ट्रांसफर लर्निंग दो तरह से हो सकती है। एक फीचर एक्सट्रैक्शन टेक्निक है, वो हमने इम्प्लीमेंट की थी और हमने देखा था कि फीचर एक्सट्रैक्शन में हमने जब लार्ज कॉन्वोल्यूशनल बेस यूज किया था तो हमें नहायत ही गैर तसल्ली बख्श रिजल्ट मिले थे। तो आज फिर हम देखते हैं कि स्मॉल कॉन्वोल्यूशनल बेस अगर हम यूज करें तो हमें कैसे रिजल्ट मिलते हैं। और इसके बाद जो हमारे पास दूसरी टेक्निक, जो हमारे पास दूसरी टेक्निक है वो है फाइन ट्यूनिंग। और उसके बाद हम देखेंगे कि किस तरह हम एग्जिस्टिंग डीप न्यूरल नेटवर्क की फाइन ट्यूनिंग करके अच्छे रिजल्ट्स ले सकते हैं। तो ये दो काम हमारे हैं। इसके बाद फिर हम रिग्रेशन या ओवरफिटिंग दोनों में से किसी को भी बात करते हैं। ओके, आपको कोड नजर आ रहा होना चाहिए इसमें। जी रन टाइम हमने वेरीफाई करना है कि हमारे पास जीपीयू इंस्टेंस है, बिल्कुल है, जबरदस्त।
तो जब हमारी ड्राइव माउंट हो गई, ड्राइव में से ये हम अपना डाटा सेट, पिछली बार हमने इस पर डिस्कशन की थी, ये लोड करेंगे। डाटा सेट की कुछ तस्वीरें मैंने आपको दिखाई थी। अब हम अपना जो डाटा है उसको थोड़ा सा प्री प्रोसेस कर लेंगे और उसको ट्रेन और टेस्ट के अंदर जो स्प्लिट है वो देख लेंगे किस तरह की। इसके बाद हम ये ज़रूरी इंपोर्ट्स हम आज की जो ट्रांसफ़र लर्निंग है इसके लिए हम अगेन वही BGG16 यूज़ कर रहे हैं। तो हम ये इसके वेट्स जो है ये हमने इंपोर्ट करने, तो पहले हम ये इंपोर्ट करेंगे। उसके बाद हम कंटेनर्स अपने जो ज़रूरी हैं वो इंपोर्ट करेंगे, लेयर्स जो ज़रूरी हैं वो इंपोर्ट करेंगे। ऐसे इंपोर्ट करने की ज़रूरत क्यों है आज? हमने टेंस यूज़ करनी है, सिर्फ टेंस की ज़रूरत है हमें। और ये हमारा बेस मॉडल है। इस बेस मॉडल का कॉन्वोल्यूशनल बेस हमने यूज करना है। ये हमारे बेस मॉडल के वेट्स डाउनलोड हो गए। अब हम चलते हैं स्मॉल कॉन्वोल्यूशनल बेस के एग्जांपल की तरफ। अच्छा, स्मॉल कॉन्वोल्यूशनल बेस अगर मैं आपको दिखा सकूं, मेरा ख्याल है पहले हम बना लेते हैं फिर मैं आपको दिखा दूंगा ताकि आपको इसका आइडिया हो जाए। ओके जी, हम कॉन्वोल्यूशनल बेस पिछली बार हमने पूरे का पूरा यूज किया था। आज हम सिर्फ जो 3 कॉन्वोल्यूशनल ब्लॉक्स हैं वो यूज करेंगे। उसके बाद उसके साथ हम अपना जो टॉप है वो टॉप अटैच कर देंगे। आपको याद होगा कि टॉप हमने 3 लेयर से बनाया था। ये एग्जैक्टली सेम 3 लेयर्स में यूज कर रहा हूँ ताकि हर चीज का कंपैरिजन फेयर हो। तो ये हमारे पास ग्लोबल एवरेज पूलिंग है, ये हमने डिस्कस की थी पिछली बार। ग्लोबल एवरेज पूलिंग के बाद हमारे पास एक डेंस लेयर है और इस डेंस लेयर के बाद हमारे पास ये आउटपुट लेयर है जिसमें हमारा क्लासिफायर न्यूरॉन यानी कि सॉफ्टमैक्स अटैच है। ये तमाम मॉडल हमने पैक किया इस मॉडल कंटेनर में। इनपुट्स बेस मॉडल से फ्लो करेंगी, ग्लोबल एवरेज पूलिंग पे आएंगी, फिर डेंस पे आएंगी, डेंस से आके सॉफ्टमैक्स के थ्रू गुजरेंगी तो हमें हमारी प्रेडिक्शंस मिल जाएंगी। अब हम देखते हैं कि हमारे पास कितनी लेयर्स हैं और उसके बाद हमने फिर इसकी लेयर्स उसके मुताबिक फ्रीज करनी। तो टोटल लास्ट टाइम हमारे पास टोटल 22 लेयर्स थी, लेकिन इस बार हमने कॉन्वोल्यूशनल बेस क्योंकि बहुत कम लिया तो हमने 11 लेयर्स कॉन्वोल्यूशनल बेस की ली है और 3 लेयर्स जो है ये हमारे। अच्छा, मैं दोबारा एक दफा रिपीट कर दूं, किसी भी CNN को हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। एक हमारा कॉन्वोल्यूशनल बेस होता है और एक हमारा क्लासिफायर बेस होता है। कॉन्वोल्यूशनल बेस की जॉब है फीचर लर्न करना, क्लासिफायर बेस की जॉब है, या टॉप को भी टॉप भी कहते हैं हम इसको, इसकी जॉब है कि जो फीचर्स आए हैं उन फीचर्स से क्लास प्रेडिक्ट करना। ठीक है, तो ट्रांसफर लर्निंग के अंदर अब हमने कॉन्वोल्यूशनल बेस स्मॉल लिया है, इसलिए मॉडल का नाम भी हमने SCB यानी स्मॉल कॉन्वोल्यूशनल बेस मॉडल रखा है। 14 लेयर्स हैं। अब हमने 11 लेयर्स के वेट फ्रीज कर दिए। लास्ट 3 लेयर्स जो हमने अटैच की थी उनके वेट अनफ्रीज रहने दिए। और मैंने अर्ज किया था जब भी आप फ्रीजिंग करेंगे तो उसके बाद आपने एक दफा मॉडल कंपाइल जरूर करना है ताकि आपके इन स्टेटमेंट्स का इफेक्ट हो। और उसके बाद हम इस मॉडल की समरी देखते हैं। अच्छा, ये मुझे बताएं कि हमें कैसे यकीन हो कि हमारे वेट्स जो हैं वो फ्रीज हुए हैं या नहीं। कैन वी वेरीफाई फ्रॉम दिस समरी? यस सर। कैसे?
सर इसमें सिर्फ ट्रेनेबल जो है वो ये गिवन है, जो जो नहीं ट्रेन हुए टोटल में से हम उसकी देख रहे हैं कि कितने ट्रेन हुए हैं कितने नहीं हुए। जी बिल्कुल, देखिए ट्रेनेबल का मतलब है कि ये वेट जो है ये जब हम मॉडल को ट्रेन करेंगे तो इन ये वेट्स एडजस्ट होंगे। नॉन ट्रेनेबल का मतलब है कि इनकी ग्रेडियंट्स कैलकुलेट नहीं होंगी और ये ट्रेन भी नहीं होंगे, ठीक है। तो अब इस जगह से हमें ये यकीन है कि हमारे पास जो 1.8 मिलियन टोटल वेट्स हैं, इनमें से 1.7 मिलियन नॉन ट्रेनेबल है, सिर्फ ये 68,000 वेट्स जो है ये सिर्फ ट्रेन होंगे। तो अगर हम फर्दर वेरीफाई करना चाहें तो ये दो लेयर, ये 3 लेयर्स हैं जो हमने अटैच की, और आप देख सकते हैं कि 68,000 वेट इन 2 लेयर के, क्योंकि आपको पता है कि पूलिंग लेयर के वेट्स नहीं होते, तो ग्लोबल एवरेज पूलिंग भी एक्चुअली एक पूलिंग लेयर है, तो इसके भी वेट्स नहीं होते। तो इससे हमें यकीन हो जाएगा। ओके जी, अब हम अपना मॉडल जो है उसको 26 इपोक के लिए ट्रेन करेंगे और देखेंगे कि, या आपको याद होगा कि जो हमने लार्ज मॉडल ट्रेन किया था उसने हमें 50% एक्यूरेसी दी। तो अब हम देखते हैं कि ये वाला मॉडल जो है ये हमें कितनी एक्यूरेसी देता है। तो लेट्स स्टार्ट ट्रेनिंग। नंबर ऑफ इपोक हमारे पास किस लिए इम्पोर्टेंट होते हैं? नंबर ऑफ इपोक हमारे पास, अच्छा कोई और मेरे भी हाफ में इसका जवाब देना चाहे? ओके, देखिए नंबर ऑफ इपोक्स का मतलब ये है कि आप एक्चुअली स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंड कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हर 256 इमेज के बाद आप वेट जो है वो ट्यून करते हैं, आप पूरे इपोक के बाद वेट ट्यून नहीं करते। अजम्पशन ये है कि जब आप मल्टीपल टाइम जिस तरह वेट ट्यून करेंगे ना, तो इसका ओवरऑल इफेक्ट जो है वो ग्रेडियंट डिसेंट जैसा होता है। हम इपोक ज्यादा इसलिए करते हैं ताकि हर बार जब रैंडम बैचेस आए तो डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस एक दूसरे के साथ आए, जिसकी बेस पे हमारे वेट्स जो हैं उनकी ग्रेडियंट्स बेटर कैलकुलेट हो और हमारे वेट्स जो है वो बेहतर तरीके से एडजस्ट हो। लेकिन एक खास हद से ज्यादा अगर आप इपोक यूज करेंगे तो फिर ओवर फिटिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो वी नीड टू फाइंड अ बैलेंस बिटवीन overfitting and just right model। तो ओवरफिटिंग पिछली बार आपको याद होगा कि मैंने दिखाई थी कि कब हमारा मॉडल ओवरफिट होना शुरू होता है, लेकिन अभी का हमारा मॉडल जो है ये आप देख रहे हैं कि एटलीस्ट जो लार्ज कॉन्वोल्यूशनल बेस था वो 50% पे पहुंच सका था मैक्सिमम। लेकिन ये मॉडल जो है, एक तो ये अभी तक ट्रेन हो रहा है और दूसरा इस पॉइंट तक अभी तक वेट जो है वो रिड्यूस हो रहा है। इसका मतलब है कि ये मॉडल अभी तक ओवरफिटिंग इसकी स्टार्ट नहीं हुई। तो फिर मेरा ख्याल है कि ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई और हमें तकरीबन 70% एक्यूरेसी मिली है 26 इपोक्स में। लेकिन हम इसको वेरीफाई करेंगे अब अनसीन डाटा पे, क्योंकि ये तो वैलिडेशन थी, जो ट्रेनिंग डाटा का एक पोर्शन था उस पर चेक हो रही थी। ये जो एक्स टेस्ट है ये आपको याद होगा कि ये अनसीन इमेजेस है जो मॉडल ने नहीं देखे, तो इस पे हमें एग्जैक्ट पता चलेगा कि मॉडल कितना जनरलाइज्ड है, इसकी जनरलाइजेशन कैपेबिलिटी कितनी है। तो लेट्स सी। ओके जी, अनसीन डाटा पे आप देखेंगे इस मॉडल ने काफी अच्छा परफॉर्म किया। अनसीन डाटा पे ये हमें अप्रोक्सीमेटली 74% एक्यूरेसी दे रहा है, जबकि हमारा जो लार्ज कॉन्वोल्यूशनल बेस था वो हमें अनसीन डाटा पे 49% एक्यूरेसी दे रहा है। तो इसका मतलब है कि हमारी जो थ्योरी थी कि बिल्कुल स्टार्ट की कॉन्वोल्यूशनल लेयर्स बिल्कुल बेसिक फीचर्स लर्न करती हैं
और जैसे जैसे हम टॉप के करीब आते जाते हैं हमारे फीचर्स जो हैं वो भी एब्स्ट्रैक्ट और टास्क स्पेसिफिक होते जाते हैं। तो क्योंकि इस बार हमने ज्यादा जनरलाइज्ड फीचर चूज किए थे तो इसलिए ये मॉडल जो है इसने बेहतर परफॉर्म किया। ये इसका कंफ्यूजन मैट्रिक्स है। मैंने आपको बताया था कि अगर मेन डायगोनल हैवी हो तो आपको वैसे देख के आइडिया हो जाता है। तो इसका मेन डायगोनल जो है वो सफिशिएंटली हैवी है तो उससे हमें आइडिया हो जाएगा कि ये मॉडल जो है एटलीस्ट इट्स नॉट दैट बैड। ठीक है, तो ये ओवरऑल इसकी एक्यूरेसी, प्रिसीजन, रिकॉल और ये सारे वो मेजर्स हैं जो हमने स्टडी किया। तो ये हमारी जो फीचर एक्सट्रैक्शन है वो ये एक तरीका जो है ये अब हमने कंप्लीट कर दिया। जो दूसरी टेक्निक है ट्रांसफर लर्निंग की वो है फाइन ट्यूनिंग। ठीक है, अच्छा फाइन ट्यूनिंग 2 फेजेस में होती है, यानी कि इसमें हमें मॉडल 2 दफा ट्रेन करना पड़ेगा। मैं चाहता हूं कि पहले आप ये लाइन गौर से पढ़ें और उसके बाद फिर मैं फिजान से और शाजेब से पूछता हूं कि उन्हें क्या समझ में आई इस लाइन को पढ़ने के बाद। जी फिजान भाई आपने पढ़ ली ये लाइन? ओके, शाजेब भाई आपने पढ़ ली? यस सर, पढ़ ली। पढ़ ली। और फतूमा आपने पढ़ ली? यस सर। ठीक है, कंफ्यूजिंग है अब थोड़ी। जी ठीक है, अच्छा चलो ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कि हमने क्या करना है। देखिए पहले फेज में हमने एग्जैक्टली वही काम कर रहा है जो हमने फीचर एक्सट्रैक्शन में किया था। ट्रेन द टॉप बाय फ्रीजिंग द इंटरमीडिएट लेयर्स टू रिटेन ट्रेन्ड वेट्स। आपको पता है कि हमारा मॉडल ऑलरेडी ट्रेंड है, उसके वेट्स भी ट्रेंड है। हमने वो सारे वेट्स फ्रीज कर लेने हैं, सिर्फ क्लासिफायर बेस को ट्रेन करना है। रीजन ये है कि अगर हम फौरन ही सारा मॉडल ट्रेन करना शुरू कर दें तो आपको पता है क्लासिफायर बेस या टॉप जो है वो तो अभी बिल्कुल अनट्रेंड है। तो इसका मतलब है कि उसकी ग्रेडियंट विद रिस्पेक्ट टू लॉस इतनी ज्यादा होंगी कि वो जब हमारे कॉन्वोल्यूशनल वेट्स के साथ कैलकुलेट होंगी बैक प्रोपेगेशन में तो हमारी लर्नड वेट्स करप्ट हो जाएगी। वी डोंट वांट दैट। हम वो लर्निंग रिटेन रखना चाहते हैं, हम वो ट्रेंड वेट्स रिटेन रखना चाहते हैं। तो अब इसका क्या तरीका है? इसका तरीका ये है कि पहले आप अपना जो क्लासिफायर का टॉप है, यानी कि जो क्लासिफायर बेस है, पहले सिर्फ आप उसे ट्रेन करें ताकि वो सफिशिएंटली ट्रेन हो जाए। जब वो सफिशिएंटली ट्रेन होगा तो इसका मतलब है कि अब ग्रेडियंट्स जो हैं वो रीजनेबल हों, और रीजनेबल ग्रेडियंट्स के बाद हम फिर क्या करेंगे, हम अपना जो कॉन्वोल्यूशनल बेस है उसे भी अनफ्रीज कर देंगे दूसरे फेज में और फिर पूरा मॉडल जो है उसे ट्रेन कर लेंगे। तो समरी, फेज 1 पूरा कॉन्वोल्यूशनल बेस फ्रीज कर दो, क्लासिफायर को ट्रेन करो। फेज 2 कॉन्वोल्यूशनल बेस को अनफ्रीज कर लो। अच्छा इसमें थोड़ा सा अपडेट मैं बाद में बताऊंगा, अभी सिर्फ आप ये समझो। फेज 2 कॉन्वोल्यूशनल बेस को अनफ्रीज कर लो, क्लासिफायर बेस को अनफ्रीज कर लो और वेट्स को फाइन ट्यून करो। क्यों? क्योंकि अब जो ट्रेनिंग होगी वो बहुत ड्रास्टिक ग्रेडियंट्स, बहुत बड़ी बड़ी ग्रेडियंट्स नहीं कैलकुलेट होगी, इसकी ट्रेनिंग एक्चुअली वेट्स की फाइन ट्यूनिंग की सूरत में है। तो ये 2 फेजेस है हमारा। ओके, अभी इससे रिलेटेड जो जो क्वेश्चन आपके जेहन में है वो पूछ लें। मीनवाइल हम इसकी ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं, साथ साथ आपके क्वेश्चंस जो हैं उनका आंसर भी करते जाएंगे। 1 मिनट देने में बस। ये मैं एक दफा इसको रन कर लूँ, इसको रन करने के दौरान हमें 2-3 मिनट मिलेंगे तो उसको हम फिर यूटिलाइज कर लेंगे। तो ये हमने बेस मॉडल वही अपना VGG16 लिया, टॉप हमें नहीं चाहिए इसका। उसके बाद एग्जैक्टली मैंने सेम काम किया, मैंने वही 3 लेयर्स लगाई।
लेकिन मैंने सारा कॉन्वोल्यूशनल बेस फ्रीज कर दिया, क्लासिफायर बेस अनफ्रीज रहने दिया, मॉडल कंपाइल किया। अब मैं आपको एक दफा ये मॉडल दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये पूरा कॉन्वोल्यूशन 14 मिलियन वेट्स हैं और इसमें से सिर्फ 133,000 वेट्स ट्रेन हो रहे हैं, बाकी सारे के सारे जो हैं ये फ्रीज्ड हैं। अब जो पहला फेज है, चूंकि हम कंपैरिजन कर रहे हैं इसलिए हम दोनों फेजेस में भी 26 इपॉक यूज करेंगे, क्योंकि वरना तो आप ये कह सकते हैं कि सर एक मॉडल 26 इपॉक्स पे ट्रेन हुआ है, दूसरा 52 पे हुआ है, तो दूसरे मॉडल ने अच्छा रिजल्ट देना था। तो हम ऐसा करते हैं, चूंकि हमने 2 ट्रेनिंग्स करनी है, तो मैं पहला जो फेज है उसमें सिर्फ 10 इपॉक्स यूज करूंगा, दूसरा जो फेज है उसमें मैं बाकी 16 इपॉक्स यूज करूंगा। सो अब हम इसकी ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं, फिर मैं आपसे क्वेश्चंस लेता हूँ। जी बेटा, अब फतुमा आपका क्या क्वेश्चन है? सर इसमें जो आप अभी फ्रीजिंग की बात कर रहे हैं ना, बाकी सारा प्रोसेस समझ आ गया, जो आप कह रहे हैं ना फ्रीज करना है, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे किस सेंस में? जी जी बेटा, फ्रीज का मतलब ये होता है कि वो वेट्स जो हैं उनकी ग्रेडियंट कैलकुलेट नहीं होंगी और वो वेट अपडेट नहीं होंगी। फ्रीजिंग मींस अपडेटिंग द वेट, दैट्स इट। ठीक है सर, वो के हाँ, ठीक है, समझ आ ये गई है, बस ये ये बात क्लियर है। कंफ्यूजन और यस हाँ, सर। फ्रीजिंग ठीक का है मतलब है कि ये चीज अपडेट नहीं होगी, अनफ्रीजिंग का मतलब है कि ये वेट्स अपडेट होंगे। अच्छा, अभी आप एक्यूरेसी जो है उस पर आपने तवज्जो नहीं देनी, क्योंकि अभी ये फेज 1 है, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि सिर्फ अभी क्लासिफायर बेस ट्रेन हो रहा है, तो एक्यूरेसी बुरी हो सकती है एट दिस पॉइंट। सर थोड़े से नेम कंफ्यूज कर रहे हैं। मतलब हमने जो ट्रांसफर लर्निंग से मॉडल, जो बेस मॉडल है हमारा, हाँ, उसके जो वेट हैं उसको, मतलब जो वो लेयर्स हैं उनको क्लासीफायर, नहीं वो तो नीचे क्लासीफायर तो दूसरी है, क्लासीफायर और टॉप जो एग्जैक्टली। है वो सेम हाँ, है। और वो इसको सेम हम, चीज है, इसको हम और कॉन्वोल्यूशन बेस कहते हैं। कॉन्वोल्यूशन बेस, ठीक हो गया सर। तो अभी हम जो कॉन्वोल्यूशन का फेज मतलब वन है में, जितने कॉन्वोल्यूशन, हाँ पूछे पूछे अच्छा से। सर फेज वन में हम ये जो कॉन्वोल्यूशन बेस के वेट ट्रेन कर रहे हैं। नहीं, फेज 1 में कॉन्वोल्यूशन बेस के अंदर तो सारी ट्रेनिंग या लर्निंग है कि किस तरह इमेज से अच्छे फीचर निकालने हैं। अगर हम इसे ट्रेन कर देंगे तो वो जो प्रीवियस ट्रेनिंग इमेज नेट डाटा सेट पे हुई है वो तो डिस्ट्रॉय हो जाएगी अभी। बिल्कुल सर। ठीक है ना? तो इसको हम इन वेट्स को, यानी कॉन्वोल्यूशन बेस के वेट्स को हम फ्रीज रहने देंगे, सिर्फ ओके सर। क्लासिफायर या टॉप को हम ट्रेन करेंगे। सर दोबारा फिर इसको ट्रेन कर रहे हैं। हाँ जी, अभी ये हमारा पहला फेज कंप्लीट हुआ। पहला फेज आप यूं समझे, पहला फेज एग्जैक्टली फीचर एक्सट्रैक्शन जैसा है, ये ज्यादा बेहतर है, आसान, मतलब याद रखना ज्यादा आसान। ठीक है, ओके जी, फर्स्ट फेज इज नाउ कंप्लीटेड। सेकंड फेज, अच्छा सेकंड फेज में 2 तरीके। पहला तरीका तो ये है कि मैं सारी की सारी कॉन्वोल्यूशनल बेस जो है उसे ट्रेनेबल कर दूं, यानी अनफ्रीज कर दूं। इट इज फाइन, ऐसा हो सकता है, लेकिन मैं इसमें थोड़ी सी चेंज कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूं, मैंने कहा कि जी चूंकि इनपुट के करीब तरीन की कॉन्वोल्यूशनल लेयर्स जो हैं इंतहाई बेसिक फीचर लर्न करती हैं, तो इट डजेंट मैटर कि आपका कंप्यूटर विजन का प्रॉब्लम क्या है। कंप्यूटर विजन का हर प्रॉब्लम जो है, यानी हर इमेज जो है, वो वर्टिकल एजेस, हॉरिजेंटल एजेस, कर्व्स और सर्कल से मिलके बनता है। इट डजेंट मैटर वो कौन सी तस्वीर है, चाहे वो बिल्ली की तस्वीर है, चाहे वो फर्नीचर की तस्वीर है, चाहे वो गिनती की तस्वीर है, चाहे वो अल्फाबेट्स की तस्वीर है। तो इसलिए मैंने फर्स्ट 10 लेयर्स जो हैं वो मैंने फ्रीज रहने दी। क्यों? क्योंकि वो लेयर्स इंतहाई बेसिक फीचर्स लर्न करती हैं, जिसमें लाइंस और कर्व्स शामिल।
मैंने जो वेट्स ट्रेनिंग करनी है वो मैंने 11 से ऑनवर्ड्स यानी इंटरमीडिएट लेयर्स की ट्रेनिंग करनी है, यानी इनकी फाइन ट्यूनिंग करनी है। तो मैंने इन लेयर्स को ट्रेनेबल कर दिया। ट्रेनेबल का मतलब ये होता है कि अब लेयर 11 से ऑनवर्ड्स जितनी भी लेयर्स हैं, यानी कॉन्वोल्यूशनल बेस भी इसमें शामिल हो गया, क्लासिफायर बेस भी इसमें शामिल हो गया, वो सारी की सारी अब ट्रेन हो, ठीक है। लेकिन लेयर 0 से लेके 10 तक जो है वो ट्रेन नहीं हो। तो लेयर 11 से लेके लेयर आखिर तक जितनी भी हैं उन सब के वेट्स अब फाइन ट्यून हो। अच्छा, इससे पहले कि ये मैं मॉडल की ट्रेनिंग स्टार्ट करूं, मुझे ये बताएं आपके ख्याल में ये मॉडल हमें कितनी एक्यूरेसी दे सकता है, अंदाजा लगाएं। ये याद रखें, मैं आपको पिछली समरी बता देता हूँ। लार्ज कॉन्वोल्यूशनल बेस जब हमने पूरा फ्रीज किया था तो हमें नहायत गंदी 50% एक्यूरेसी मिली थी, और जब हमने स्मॉल कॉन्वोल्यूशनल बेस यूज किया था तो हमें 74% एक्यूरेसी मिली। तो अब हम फाइन ट्यून कर रहे हैं और इस केस में हम फिर बहुत सारा कॉन्वोल्यूशनल बेस रीट्रेन करेंगे। तो मुझे बताएं कि इस मॉडल की एक्यूरेसी कितनी होगी? सर 80 to 90%। 80% से ज्यादा होगी या कम होगी? लेट्स पुट इट सर दैट, ज्यादा। पहले हम ये ज्यादा होगी। ओके, एक वोट ज्यादा का है। कोई वोट ऐसा है जो कहे कि इसकी एक्यूरेसी 60% से ज्यादा नहीं होगी? कोई बंदा ऐसा है जो ये समझता है? सर मुझे शायद लग रहा है क्योंकि इसमें दूसरी लेयर्स भी इंक्लूड हो रही हैं। बिल्कुल ठीक है, गुड, दैट इज फाइन। अच्छा, कोई ऐसा बंदा है जो समझता है यार ये मॉडल तो कमाल कर देगा और 90% से ज्यादा एक्यूरेसी दे देगा? इज इट पॉसिबल? क्या ऐसा हो सकता है? ये भी पॉसिबल है। नहीं नहीं नहीं, शाजेब वोट एक देना बेटा, 2 वोट नहीं दे सकता, सॉरी। ओके सर। तो शाजेब भाई, आपका वोट 60% है या 90%? सर मैं 60 ही जाऊंगा। ओके गुड। अच्छा जी, एक वोट हमें और चाहिए। कोई और वॉलंटियर मुझे एक वोट दे के बताए कि क्या ये मॉडल कितनी एक्यूरेसी देगा अंदाजन? सर 90 प्लस लग रही है, सॉरी 80 प्लस। 80 प्लस के 2 वोट्स है। 90 प्लस का कोई वोट है? मैं सिर्फ ऐसे पूछ। ओके, कोई वोट नहीं, ठीक है, दैट इज फाइन, दैट इज अंडरस्टैंडेबल। ओके जी, अब इसको मैं 16 इपॉक्स 26 इपॉक्स के लिए हमारा मॉडल ट्रेन कर रहे थे। 10 इपॉक्स हम यूज कर चुके हैं, 16 मैंने इधर लिखा ताकि कंपैरिजन फेयर रहे। तो अब हम ये मॉडल जो है इसको 16 इपॉक्स के लिए ट्रेन करेंगे। बाकी पैरामीटर एग्जैक्टली सेम है, सिर्फ ये जो इंटरमीडिएट लेयर्स थी ये आपने देखा था कि सिर्फ ये मैंने अनफ्रीज किए। ओके जी, लेट्स सी हाउ दिस मॉडल परफॉर्म्स। ओके जी, ये ओवरऑल हमारे मॉडल का स्ट्रक्चर है। ये आप देखेंगे कि इस बार 14 में से 13 मिलियन वेट्स ट्रेन हो रहे हैं, क्योंकि ये ऊपर की स्टार्ट की कुछ लेयर्स जो हैं ये हमने ट्रेन नहीं। और अब हम देखते हैं कि ट्रेनिंग के क्या हालात होगा। सर इसमें जो बेस मॉडल है उसके टास्क स्पेसिफिक लेयर को हम अपने टास्क स्पेसिफिक कर रहे हैं। एग्जैक्ट। फिर शायद सर ज्यादा ही एक्यूरेसी आएगी। नहीं, अब नहीं बदल सकते दोस्त, अब देखिए अनसीन पे आपने डिसीजन करना था ना। अब तो मामला आगे। ओके शाजेब, एटलीस्ट 60% से तो अच्छा है यार, क्या कहते हैं?
मीनवाइल आपके जहन में कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें क्योंकि मेरा ख्याल है कि 1-2 मिनट और लग सकते हैं इसको। ओके जी, मेरा ख्याल है कि अब आपको लग रहा होगा कि ये 90% क्रॉस कर जाएगा। यस सर। बिल्कुल सर। ठीक हो गया शजीब? आखिरी फैसला भी होना है जब हम टेस्ट डाटा जो है ना अनसीन डाटा इससे गुजारेंगे। वैसे ये वैलिडेशन एक्यूरेसी से हमें पोटेंशियल तो इसका नजर आ रहा है, लेकिन लेट्स सी कि ये अनसीन 26,000 इमेजेस पे कैसा परफॉर्म करता है। ओके जी, सो आई थिंक लास्ट रिपोर्ट हमारा इज अबाउट टू एंड ओके जी, ओके जी, नाउ अब हम इसको अनसीन जो एक्स टेस्ट है उस पे इसको देखते हैं क्या एक्यूरेसी है इसकी, और साथ साथ बाकी इसके जो मैट्रिक्स हैं वो भी स्टडी करते हैं। ओके, अनसीन डाटा पे हमारा मॉडल जो है वो 90 प्लस एक्यूरेसी दे रहा है, 90.5 को आई वुड से 90 प्लस। तो दिस इज द बेस्ट मॉडल आउट ऑफ ऑल मॉडल्स वी हैव ट्रेन्ड। तो इसका आप अगर कंफ्यूजन मैट्रिक्स देखें तो डायगोनल जो है वो मेन डायगोनल इज सीरियसली हैवी। मैंने आपको बताया था कि अगर आप कोई भी और मैट्रिक कैलकुलेट ना करें, सिर्फ मेन डायगोनल अगर आप देख लें तो आपको आइडिया हो जाता है कि मॉडल आपका बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो बाकी मैट्रिक्स जो है वो भी इसी फाइंडिंग को कॉरबोरेट कर रहे हैं। तो व्हाई डिड इट वर्क? अब इसने अच्छा तो काम किया, बट व्हाई? क्यों जी? कोई कुछ गलत बता दे, दैट इज फाइन। व्हाई डिड उनके इट टॉप वर्क? प्लेयर्स को अलहदा से हमने इसमें ट्रेन किया था इसलिए। हाँ, तो ये एक फ्रीजिंग रीजन करके। है। हाँ, जब हमने टॉप को फ्रीज किया तो टॉप की वेट्स सफिशिएंटली ट्रेन हो गए और उन्होंने जो लर्निंग थी प्रीवियस डाटा सेट पे उसको डिस्ट्रॉय नहीं किया। और उसके बाद जब हमने इनिशियल लेयर्स के फिल्टर फ्रीज किए तो हमने एक्चुअली इंतहाई अच्छे फिल्टर जो बेसिक फीचर्स को एक्सट्रैक्ट करने के एक्सपर्ट थे, हमने उन्हें हाथ भी नहीं लगाया। हमने सिर्फ क्या चीज ट्रेन की, जो जरा ज्यादा टास्क स्पेसिफिक फीचर्स थे उनको हमने फाइन ट्यून कर लिया, क्लासीफायर को ट्रेन कर लिया, और जो इंतहाई बेसिक फीचर थे विजुअल वर्ल्ड के उनको हमने रिटेन रखा। तो एक्चुअली वी डिड एवरीथिंग गुड, जिसकी वजह से ये मॉडल जो है इट गेव अस रियली गुड परफॉर्मेंस। सो दैट इज हाउ यू डू दी ट्रांसफर लर्निंग। तो ट्रांसफर लर्निंग के हमने दो तरीके स्टडी किए। फीचर एक्सट्रैक्शन, हम सिर्फ कॉन्वोल्यूशनल बेस को फ्रीज करते हैं, फीचर एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, और फाइन ट्यूनिंग जिसमें हम कॉन्वोल्यूशनल बेस के वेट्स को फाइन ट्यून करते हैं और अपने प्रॉब्लम के मुताबिक उन्हें अपडेट करते हैं। तो अब आपके जहन में अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछिए।
अदरवाइज ये वाला टॉपिक जो है इट इज ऑलमोस्ट एंड। अब आप लोगों ने अब 3 ऑप्शंस है, या तो मैं ब्रीफ सा ओवरव्यू दे देता हूँ ओवरफिटिंग पे, या हम पढ़ लेते हैं रिग्रेशन, या हम कुछ भी नहीं पढ़ते। सो व्हाट्स योर हेलो, 3 ऑप्शंस मिलती हैं आपको, तीनों में से कोई एक ऑप्शन चूज करें। हाँ जी, चूज करें चूज करें। लास्ट ऑप्शन फॉर लाइफ। लास्ट ऑप्शन का 1 वोट आया है, 2 वोट और आ जाए तो हम आज की डिस्कशन खत्म कर लेंगे। और मैं आज आपको, कभी कभी बच्चों को जल्दी भी छुट्टी दे देनी चाहिए, तो मैं आज आपको जल्दी छुट्टी दे, 2 वोट्स अगर और आ जाते हैं तो छुट्टी हो सकती है, अदरवाइज 1 मिनट में अगर वोट ना आए सर तो ओवरफिटिंग का ओवरफिटिंग। ओके ओके जी, लेट्स डिस्कस ओवरफिटिंग। देखिए ओवरफिटिंग, बल्कि मैं ना देखता हूँ मेरे पास अगर कोई एग्जांपल हो ना। अच्छा जी, ये वाला जो है इसको अब हम डिस्कनेक्ट कर देते हैं रन टाइम, ताकि ये हमारी मेमोरी जो है वो खत्म ओवरफिटिंग का मतलब ये है कि आपका जो मॉडल है वो जरूरत से ज्यादा कॉम्प्लेक्स, सादा तरीन अल्फाज। अब जरूरत से, लेट मी फाइंड अ वेरी गुड पिक्चर जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ओवरफिटिंग, ओके जी, अब मैं एक पिक्चर आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। आपको 3 फिगर्स नजर आ रहे हैं इसमें। ये अंडर फिटिंग है, ये ओवर फिटिंग है, और ये जस्ट राइट मॉडल। ओवर फिटिंग का मतलब ये है कि आपका जो मॉडल है वो ट्रेनिंग डेटा के मुताबिक उसने अब अपने आप को इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स कर लिया है कि वो ओवरऑल जो दोनों क्लासेस के दरमियान बाउंड्री है उसे आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा सही तरह। देखिए इन दोनों क्लासेस के दरमियान बाउंड्री ये है, लेकिन अगर हम ओवर फिटिंग करेंगे तो ये देखें ये कैसे घूम के सारे सर्कल्स को अपने अंदर लाने की कोशिश कर रहा है। अगर आपको थोड़ा सा भी मैथ का आइडिया है तो आपको पता होगा कि ये काफी हाई डिग्री की पॉलिनोमियल है, which means it's a complex model. That is why I'm saying it's a complex model। ठीक है, तो इस किस्म के मॉडल को हम कहते हैं कि ये मॉडल ओवरफिट हो। अब जब आप बहुत ज्यादा इपॉक्स पे ट्रेनिंग डाटा पे अपना मॉडल ट्रेन करते हैं तो वो ओवरफिट हो जाता है। ओवरफिट का मतलब है कि वो ट्रेनिंग डाटा को तो बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर लेगा, लेकिन जब आप उसे अनसीन डेटा देंगे ना तो वो इसी कर्व के मुताबिक उसे अलग करने की कोशिश करेगा और मिजरेबली फेल हो। इसका मतलब है कि अब हमारा जो मॉडल है वो ट्रेनिंग डाटा पे बहुत ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड है, लेकिन उसकी जनरलाइजेशन कैपेबिलिटी जो है वो बहुत बुरी। दैट इज ओवरफिटिंग। अंडरफिटिंग, अंडरफिटिंग का मतलब ये है कि आपका मॉडल जरूरत से ज्यादा सिंपल है। अंडरफिट मॉडल तब होता है जब आपकी ट्रेनिंग एक्यूरेसी ही
बहुत ज्यादा ना हो रही हो। फॉर एग्जांपल आप ट्रेन करते जाएं लेकिन आपका मॉडल 60% से ऊपर एक्यूरेसी ट्रेनिंग की देख नहीं रहा, तो तब आपको पता चल जाना चाहिए कि नाउ योर मॉडल इज अंडर फिटेड। अब इलाज क्या करना है? देखिए, अगर तो मॉडल अंडर फिटेड है तो इसका मतलब है कि आपको उसको थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स करने की जरूरत है। और कॉम्प्लेक्स करने का मतलब है कि आप उसमें कुछ और न्यूरॉन्स ऐड कर सकते हैं या कुछ और लेयर्स ऐड कर सकते हैं और उसमें नंबर ऑफ वेट्स बढ़ा सकते हैं। मैं दोबारा बताता हूँ, अंडर फिटिंग का मतलब है कि मॉडल जरूरत से ज्यादा सिंपल है, उसे कॉम्प्लेक्स करने की जरूरत है। कॉम्प्लेक्स करने के लिए आप क्या करेंगे, उसके अंदर जो वेट्स है उसे इंक्रीज करें। लेकिन अगर मॉडल ओवरफिट हो रहा है तो इसका मतलब है कि मॉडल जरूरत से ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। इट्स द अदर वे अराउंड। इसका क्या इलाज है? इसका इलाज ये है कि एक तो आप इसे कम इपोक पे ट्रेन करें, दूसरा ये कि आप अपने वेट्स कम करें, ठीक है? अपनी लेयर्स कम करें, अपने न्यूरॉन्स कम करें, अपने जो ओवरऑल ट्रेनेबल पैरामीटर्स है वो करें। तो जो आपका अच्छा मॉडल होता है इट इज समवेयर बिटवीन अंडर फिटिंग एंड ओवर फिटिंग, यानी ये ना तो बहुत ज्यादा सिंपल मॉडल है, ये ना बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स मॉडल है, इट्स जस्ट राइट मॉडल। तो ये जनरल सा आइडिया था ओवर फिटिंग का। अब इससे रिलेटेड आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ एनी क्वेश्चन? ओके जी, कोई क्वेश्चन नहीं है तो बस मेरा ख्याल है कि अब जिन बच्चों की अटेंडेंस का इशू है वो अटेंडेंस के लिए हैंड रेज करते हैं। बल्कि सर जी बताइए। सर, जो आपने प्रोजेक्ट का बोला था वो हम वो ऐसा है कि मतलब कैगल से हम कोई भी डेटा सेट उठा सकते हैं लेकिन प्रॉब्लम कोई भी हो मतलब सॉल्व या कैगल का ही कोई डीप प्रोजेक्ट ले लर्निंग सकते से हैं? सॉल्व होना चाहिए। हाँ जी, कैगल का कोई भी हो, आप कैगल का कर्नल भी उधर से ही ले सकते हैं, आपने खुद भी नहीं लिखा। आपने सिर्फ वो जो कर्नल है ना उसको अंडरस्टैंड करना है, उसको एक दफा रन करके वो रिजल्ट्स रेप्लिकेट करने हैं और 2 से 3 सफ़े की एक रिपोर्ट लिखनी है। रिपोर्ट क्या लिखनी है उसकी हेडिंग्स मैंने पीडीएफ में लिखी है। यस सर। सर वो जो आपने कहा है कि इसकी सिमिलर प्रॉब्लम्स हैं, वो किस तरह हम आइडेंटिफाई करेंगे, वो सर्च करेंगे? सिमिलर प्रॉब्लम नहीं, आपने कैगल पे देखना है डीप लर्निंग बेस्ड प्रोजेक्ट। इतने प्रोजेक्ट्स आएंगे कि आप हैरान परेशान हो जाएंगे। ये सर देखा था रात को। उनमें से कोई एक चूज कर ले बस, दैट्स इट। सर मैं रिपोर्ट में आपने कहा था ना कि एक पॉइंट है कि आपने उसमें लिखना है कि कुछ मशीन लर्निंग के 2-4 उसी प्रॉब्लम को सॉल्व किया हो एल्गोरिदम वो देखें और कुछ डीप लर्निंग के 2-4 उठा लें, वो प्रॉब्लम किस बिल्कुल तरह ठीक है, वो सॉल्व तो करें? आप, हाँ, अब फर्ज करें आप कर रहे हैं व्हीकल डिटेक्शन कि इनकमिंग गाड़ी जो है वो कार है या ट्रक है, तो आप गूगल करेंगे तो लोगों ने मशीन लर्निंग के भी बड़े रिजल्ट मिल जाएंगे आपको, डीप लर्निंग के भी मिल जाएंगे, सिर्फ उनके रिजल्ट्स थोड़े से लिखने हैं रिपोर्ट। वो आपने कैलकुलेट साइकिट लर्न से करना चाहें तो कर लें, लेकिन वो ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो आप जो दूसरों के पेपर है ना सिर्फ उन्हें साइट कर सकते हैं डायरेक्टली के फलां बंदे ने ये इसको आपको ऐसे किया, और अपना कर्नल जो है वो आपको अच्छी तरह अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। देखिए मकसद इसका क्या है? मकसद ये है कि आप किसी एक अपनी मर्जी के प्रॉब्लम पे एक ऑप्टिमाइज्ड डीप न्यूरल नेटवर्क रन करके देख लें और उसे अंडरस्टैंड करें। क्योंकि हर एक का फर्क है तो वो अनसीन होगा, तो आपका जो लर्निंग है ना वो हम समझते हैं कि ज्यादा बेहतर हो जाएगी। और कैगल के कर्नल जो है ना दे आर वेरी वेल डॉक्यूमेंटेड। यानी आप ऐसा कर्नल लें जिसमें बंदे ने डॉक्यूमेंटेशन कमेंट्स बहुत अच्छे किए हो, तो उससे आपको ज्यादा फायदा होगा। और इस असाइनमेंट के मार्क्स वाइवे पे लगेंगे, तो वाइवे में हम फिर आपकी अंडरस्टैंडिंग चेक करेंगे। और इसकी सबमिशन जो है वो मंडे 11:55 रात को खत्म हो जाएगी। सर मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन डिसाइड होगी? मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑलमोस्ट डिसाइडेड है। क्या क्या है सर?
यार फाइनल 35 नंबर का होगा, 20 नंबर के क्वेश्चंस होंगे, बाकी मिड आपका अलहदा हमने लिया है, और ये 20 नंबर की आप दो असाइनमेंट्स हैं। सर क्विज एब्सोल्यूट है, यानी फॉर एग्जांपल क्विज 1 जी जी 10 जी मार्क्स जी, का और 2 ओके नहीं नहीं नहीं, क्विज 10 एब्सोल्यूट के दोनों, यानी अगला क्विज भी 10 एब्सोल्यूट मार्क्स का ही है। ओके सही है सर। ठीक है जी, ओके जी, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ ग्रेट डे। नेक्स्ट वीक मेरा मतलब है नेक्स्ट फ्राइडे को आपका क्विज है, तो अच्छी तैयारी करें, तो इंशाल्लाह फ्राइडे को फिर हमारी मुलाकात होती है। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।